इतिहास के कुछ हैरान कर देने वाले इवेंट्स जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, 1978 में गुयाना के जोन्स टाउन में एक रिलीजियस ग्रुप पीपल्स टेम्पल रहता था जिसका लीडर जिम जोन्स था। शुरू में जिम जोन्स लोगों को इक्वालिटी, बेटर लाइफ और कम्युनिटी का प्रॉमिस करता था। काफी लोग उस पर ट्रस्ट करने लगे और धीरे धीरे वो उनका फुल कंट्रोल लेने लगा, जैसे वो सिर्फ लीडर नहीं बल्कि उनके दिमाग पर भी कंट्रोल कर रहा हो। सबसे अजीब बात ये थी कि जोन्स ने अपने फॉलोअर्स को कन्वेंस कर लिया था कि दुनिया डेंजरस है और सब लोग उनके अगेंस्ट हैं। वो उन्हें आइसोलेट करता गया और आखिर में उन्हें गुयाना के जंगल में ले गया जहां उन्होंने जोन्स टाउन बसाया। फिर आया सबसे डार्क मोमेंट। 18 नवंबर 1978 को एक यूएस कांग्रेसमैन जोन्स टाउन विजिट पर आया था सिचुएशन चेक करने के लिए। जब वो वापस जा रहा था तो उस पर अटैक हुआ और उसे मार दिया गया। इसके बाद जिम जोन्स ने अपने फॉलोअर्स को एक एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए बोला। हैरान करने वाली बात यह है कि उसने सबको रेवोल्यूशनरी सुसाइड का आइडिया दिया, मतलब पॉइजन पीना। लोगों को एक ड्रिंक दिया गया जिसमें साइनाइड मिक्स था और फिर 900 से ज्यादा लोग, जिनमें वुमेन्स और 300 बच्चे भी थे, वो कुछ ही घंटों में मर गए। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि बहुत से लोग शायद वॉलंटरली नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रेशर, फियर और कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो मना नहीं कर पाए। जैसे लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी साइकोलॉजिकल कंट्रोल में थे। आज भी ये डिबेट होती है कि क्या ये मास सुसाइड था या मास मर्डर, लेकिन एक बात क्लियर है, ये इंसिडेंट हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग और डिस्टर्बिंग ट्रेजेडीज में से एक है, जहां एक इंसान का कंट्रोल इतना पावरफुल हो गया कि उसने 900 लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी। नंबर 2, 1975 में चाइना के हेनन प्रोविंस में एक ऐसा डिजास्टर हुआ जो हिस्ट्री के सबसे डेंजरस मैन मेड ट्रेजेडीज में से एक बन गया। सब कुछ स्टार्ट हुआ जब टाइफून नीना नाम का एक पावरफुल स्टॉर्म आया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही दिनों में इतनी हैवी रेनफॉल हुई जितनी नॉर्मली पूरे साल में होती है। बैनकियाओ डैम, जो फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, इतना प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाया और फिर एक रात डैम टूट गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सिर्फ एक डैम नहीं टूटा। जैसे ही बैनकियाओ डैम कोलैप्स हुआ, उसके बाद चैन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। डजन्स छोटे बड़े डैम्स एक के बाद एक फेल होने लगे, जैसे पानी ने अपना कंट्रोल खो दिया हो। एक मैसिव वॉल ऑफ वाटर, कुछ जगह पर 10 से 20 फीट ऊंची लहर विलेज और सिटीज की तरफ बढ़ने लगी। लोगों को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। पूरे के पूरे गांव कुछ ही मिनट्स में गायब हो गए। कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुके थे। वार्निंग देने का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था और इसी वजह से डैमेज और भी ज्यादा बढ़ गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 26,000 लोग तुरंत फ्लड में मारे गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बाद में अकाल और डिजीज की वजह से टोटल डेथ्स 1 लाख से 2 लाख तक पहुंच गई। कई लोग फ्लड से नहीं बल्कि उसके बाद आए भूख और बीमारियों से मरे। और सबसे शॉकिंग बात, ये डिजास्टर इतना बड़ा होने के बावजूद कई सालों तक दुनिया से छुपाया गया। चाइनीज गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट के डिटेल्स को पब्लिक नहीं होने दिया, इसीलिए बहुत लोगों को इसके बारे में दशकों बाद पता चला। आज भी बैनकियाओ डैम फेलियर को एक वार्निंग की तरह देखा जाता है कि जब ह्यूमन इंजीनियरिंग नेचर के सामने फेल होती है तो उसका रिजल्ट कितना भयानक हो सकता है। नंबर 3, 1791 में कैरेबियन में एक छोटा सा आइलैंड था जिसे सेंट डोमिंगी कहा जाता था। इसे आज हैती के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांस की सबसे रिच कॉलोनी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि इस वेल्थ के पीछे गुलामी का क्रूर सिस्टम था, जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों अफ्रीकन गुलामों को जबरदस्ती लाया जाता था और उनसे शुगर प्लांटेशन में दिन रात काम करवाया जाता था। कंडीशन इतनी खराब थी
कि कई लोग जिंदा नहीं बच पाते थे, उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी। फिर 1791 में स्लेव्स ने सीक्रेटली प्लान बनाया और एक रात विद्रोह स्टार्ट हो गया। प्लांटेशन जला दी गई, मास्टर्स पर अटैक हुए। ये सिर्फ एक छोटा रिवोल्ट नहीं था, ये धीरे धीरे फुल स्केल रेवोल्यूशन बन गया। इस रेवोल्यूशन का एक पावरफुल लीडर बना जिसका नाम टूसैंट ल्यूविटर था। वो खुद भी एक फॉर्मर स्लेव था, लेकिन उसने अपनी लीडरशिप से आर्मी ऑर्गेनाइज की। स्लेव्स अब सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। फ्रांस ने रिवॉल्ट को क्रश करने की कोशिश की, फिर स्पेन और ब्रिटेन भी इन्वॉल्व हो गए। ये मल्टीपल पावर्स के बीच एक लॉन्ग वॉर बन गया। 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी आर्मी भेजी ताकि कंट्रोल वापस लिया जा सके। उनके लीडर टूसैंट को कैप्चर करके फ्रांस ले जाया गया, जहां उसकी डेथ हो गई। लेकिन रेवोल्यूशन रुका नहीं, स्लेव्स ने फाइट कंटिन्यू रखी और फाइनली 1804 में फ्रांस को हरा दिया और फिर हैटी दुनिया का पहला इंडिपेंडेंट ब्लैक रिपब्लिक बन गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये हिस्ट्री का पहला सक्सेसफुल स्लेव रिवॉल्ट था। इसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। दुनिया भर में गुलामी के खिलाफ मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो गए। फ्रीडम का आइडिया तेजी से स्प्रेड होने लगा। उन्होंने हिस्ट्री का सबसे पावरफुल मैसेज दिया कि फ्रीडम को हमेशा दबाकर नहीं रखा जा सकता। नंबर 4, 1928 में लंदन के एक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। वो अपनी लैब में कुछ पेट्री डिशेस यानी बैक्टीरिया वाले प्लेट्स भूल गए और जब कुछ दिन बाद वो वापस आए तो उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। एक डिश में फंगस उग गया था जो एक्चुअली कंटामिनेशन थी, मतलब एक्सपेरिमेंट खराब हो गया था। लेकिन उस मोल्ड के आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे, जैसे वो मोल्ड बैक्टीरिया को मार रहा हो। फ्लेमिंग ने इस ऑब्जर्वेशन को इग्नोर नहीं किया बल्कि उसे डीपली स्टडी किया और यहीं से पेनिसिलिन का कॉन्सेप्ट आया, एक ऐसा सब्सटेंस जो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर सकता है। ये मोल्ड एक्चुअली पेनिसिलियम फंगस था जिसे पेनिसिलिन नाम मिला। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। फ्लेमिंग ने डिस्कवरी तो कर ली, लेकिन उस वक्त इसे मेडिसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बाद में 1940s में दूसरे साइंटिस्ट ने मिलकर इसे डेवलप करके यूजेबल ड्रग बनाया और फिर वो हिस्ट्री बन गया। पेनिसिलिन दुनिया का पहला वाइडली इफेक्टिव एंटीबायोटिक बना जिसने इन्फेक्शन, घाव और डिजीज से लड़ने का तरीका ही चेंज कर दिया। यही वजह है कि पेनिसिलिन को हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज में से एक माना जाता है। नंबर 5, 1906 में फ्रांस के कोल माइनिंग एरिया पास द कैलेस में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जो आज भी दुनिया की सबसे डेडली माइनिंग डिजास्टर्स में से एक मानी जाती है। 10 मार्च की सुबह माइनर्स यूजुअल तरीके से काम कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ, जैसे जमीन के अंदर ही ब्लास्ट हो गया हो। ये एक्सप्लोजन मीथेन गैस और कोल डस्ट के मिक्सचर के वजह से हुआ था। ब्लास्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि टनल्स कोलैप्स होने लगे और कुछ ही सेकेंड्स में पूरी माइन फायर और टॉक्सिक गैस से भर गई। सबसे अजीब बात यह थी कि एक्सप्लोजन इतना सडन था कि 1000 से ज्यादा माइनर्स अंदर ही फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन कंडीशन इतनी डेंजरस थी कि अंदर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1099 लोग की डेथ हो गई, जो इसे यूरोप का सबसे डेडली माइनिंग एक्सीडेंट बनाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी था। एक्सप्लोजन के 20 दिन बाद कुछ माइनर्स खुद ही माइन से जिंदा बाहर आए। ये लोग अंधेरे में बिना प्रॉपर फूड के सिर्फ थोड़ा सा पानी और जो भी मिल सके उस पर सरवाइव कर रहे थे। उन्होंने हॉर्सेस का मीट तक खा लिया सरवाइव करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और माइनर्स 24 दिन बाद भी जिंदा मिले। इस इंसिडेंट ने पूरी
पूरे फ्रांस को हिला दिया। लोगों ने माइनिंग कंपनीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया क्योंकि सेफ्टी मेजर्स काफी वीक थे। कॉरियरिस माइनिंग कंपनी पर भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ कि उन्होंने रेस्क्यू एफर्ट जल्दी और इफेक्टिवली नहीं किए। इस इंसिडेंट ने फ्रांस को मजबूर कर दिया कि वो माइनिंग सिस्टम को सीरियसली रीथिंक करें। सबसे पहला बड़ा चेंज सेफ्टी रूल्स को स्ट्रिक्ट बनाया गया। पहले माइंस में वेंटिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, लेकिन इस डिजास्टर के बाद प्रॉपर एयर सर्कुलेशन सिस्टम लगाना कंपलसरी कर दिया गया ताकि मीथेन गैस बिल्डअप ना हो। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बड़ा चेंज आया। पहले ट्रेन्ड रेस्क्यू टीम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होती थी, लेकिन इसके बाद स्पेशली ट्रेन्ड माइन रेस्क्यू यूनिट्स बनाए गए जो इमरजेंसी में तुरंत एक्शन ले सकें। इस एक इंसिडेंट ने पूरी माइनिंग इंडस्ट्री का माइंडसेट चेंज कर दिया। अब फोकस सिर्फ प्रोडक्शन पर नहीं बल्कि ह्यूमन लाइफ की सेफ्टी पर भी आने लगा। नंबर 6, 28 जून 1914 को आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के नेक्स्ट एम्परर बनने वाले थे, वो अपनी वाइफ सोफी के साथ साराएवो बोस्निया विजिट पर गए थे। उस टाइम बोस्निया ऑस्ट्रिया हंगरी के कंट्रोल में था, लेकिन वहाँ के लोग खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि उन पर जबरदस्ती रूल हो रहा है। सब कुछ नॉर्मल डिप्लोमेटिक विजिट जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक डेंजरस प्लान चल रहा था। सर्बियन का एक सीक्रेट नेशनलिस्ट ग्रुप ब्लैक हैंड के मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि वो आर्चड्यूक को असैसिनेट करेंगे क्योंकि वो ऑस्ट्रिया हंगरी के रूल के खिलाफ थे। सबसे पहले ब्लैक हैंड के एक मेंबर ने उनकी कार पर बॉम्ब फेंका, लेकिन वो फेल हो गया। कार थोड़ी डैमेज हुई, लेकिन आर्चड्यूक बच गए। फिर बाद में जब आर्चड्यूक हॉस्पिटल विजिट के लिए जा रहे थे, तभी उनके ड्राइवर ने गलती से रॉन्ग टर्न ले लिया और इत्तेफाक से वही रोड पर एक और ब्लैक हैंड का मेंबर गैव्रिलो प्रिंसप खड़ा था। प्रिंसप ने तुरंत पास जाकर 2 गोलियां चलाई। एक आर्चड्यूक को लगी और एक उनकी वाइफ सोफी को। दोनों कुछ ही देर में मर गए और यहीं से हिस्ट्री का सबसे बड़ा डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हुआ। इस एक असैसिनेशन ने अलायंसेस को एक्टिव कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गैव्रिलो प्रिंसप का कनेक्शन सर्बियन नेशनलिस्ट ग्रुप ब्लैक हैंड से था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। फिर धीरे धीरे और कंट्रीज इन्वॉल्व होती गई और कुछ ही हफ्तों में दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर कर गई। हैरान करने वाली बात यह है कि एक गलत टर्न और एक इंसान की गोली ने पूरी दुनिया को वॉर में धकेल दिया। यही वजह है कि इस इवेंट को हिस्ट्री का सबसे इम्पैक्टफुल और शॉकिंग टर्निंग पॉइंट्स में से एक माना जाता है। नंबर 7, 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। तब यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। इस प्लांट के पास प्रिपेयर्ट नाम की एक सिटी थी जहां लगभग 50,000 लोग रहते थे। वहां मोस्टली प्लांट के वर्कर्स और उनकी फैमिलीज थी। 26 अप्रैल की रात करीब 1:23 AM पर इंजीनियर्स एक सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। टेस्ट का पर्पस चेक करना था कि अगर पावर चली जाए तो रिएक्टर सेफली काम करेगा या नहीं। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन इंजीनियर्स ने कुछ सेफ्टी सिस्टम टेम्परली बंद कर दिया। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट हुआ, रिएक्टर नंबर 4 अनस्टेबल होने लगा। पावर अचानक डेंजरस लेवल तक बढ़ गई और फिर 2 पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि रिएक्टर का रूफ उड़ गया और अंदर का रेडियो एक्टिव कोर सीधा ओपन हो गया। उसके बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था। जानलेवा रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में फैलने लगे जो सेल्स के डीएनए तक को डैमेज कर देते हैं। फायर फाइटर्स तुरंत पहुंच गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वो किस चीज से लड़ रहे हैं। कुछ ही घंटों में उन्हें वॉमिटिंग, चक्कर आना और स्किन बर्न होने लगा। ये सब रेडिएशन सिकनेस के साइन थे। कुछ ही दिनों के अंदर कई फायर फाइटर्स की डेथ हो गई। कुछ लोग हॉस्पिटल तक पहुंच गए, लेकिन उनके बॉडी के अंदर से डैमेज इतना ज्यादा हो चुका था कि डॉक्टर्स भी उन्हें बचा नहीं पाए। हैरान करने वाली बात यह थी कि शहर के लोगों
लोगों को 36 घंटे तक कुछ नहीं बताया गया। लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे, जबकि उनके आसपास इनविजिबल डेथ फैल रही थी। 27 अप्रैल को फाइनली इवैक्यूएशन हुआ। लोगों से बोला गया कि उन्हें सिर्फ 3 दिन के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन उन्हें कभी वापस नहीं लाया गया। इस डिजास्टर के बाद आसपास के फॉरेस्ट रेड हो गए। ऑफिशियली सिर्फ कुछ डजन डेथ्स बताया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से हजारों लोग कैंसर और डिजीज से अफेक्टेड हुए। आज भी चेर्नोबिल के आसपास का एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ घर, स्कूल, हॉस्पिटल आज भी अबैंडन्ड है। हालांकि जंगल और एनिमल्स वहाँ फिर से बढ़ने लगे हैं, लेकिन इंसान के लिए वो जगह अब भी रिस्की है। दोस्तों, कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी? कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।